तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी खुद अतीत की स्मृतियों में जाना चाहते थे। इसके लिए वे एक अच्छा सा लेखक ढूंढ रहे थे जिनकी किताबें वो पढ़ करके अपने इतिहास को और अच्छे से जान सके और खुश कर सके अपने आप को। तो उन्हें पहले जयशंकर प्रसाद जी मिले, उसके बाद महाराज कुमार मिले। महाराज कुमार जी के लेखकों को पढ़कर उन्हें काफी संतोष हुआ, तो इसलिए उन्होंने उनके ऊपर ये निबंध लिखा तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजा के शो में। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको अतीत की स्मृति निबंध में क्या है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए और आपको मैं जो निबंध है बिल्कुल आसानी से समझा देने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद जब आप इस निबंध को पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपको बिल्कुल साफ साफ क्लियर हो जाएगा। तो बस बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और चलते हैं आज के टॉपिक अतीत की स्मृतियों की ओर। यह निबंध दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, जो कि 1938 में लिखा गया था। यह दोस्तों चिंतामणि भाग 3 में संकलित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी दोस्तों एक इतिहासकार हैं, आलोचक हैं और निबंधकार हैं। अगर आपको दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में नहीं पता है तो जरूर पता होना चाहिए उनके बारे में। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं बता देता हूँ उनके बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही ज्यादा वैज्ञानिक और प्रमाणिक रूप से प्रस्तुत किया। इनके द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों सर्वमान्य है, यानी जितने भी इतिहास आज तक लिखे गए हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर मान्यता किसी इतिहास की है तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास की है। तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया निबंध दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है अतीत की स्मृतियां। तो चलिए शुरू करते हैं। अतीत की स्मृतियां दोस्तों जब आप सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? एक वर्ड है अतीत और स्मृतियां। अतीत दोस्तों, अतीत का मतलब एक तरीके से आपको पता है, अगर इसका इंग्लिश शब्द देखे तो वो होता है पास्ट। तो जो भी चीजें हमारी बीत चुकी है पहले वो सब क्या हो गया? पास्ट हो गया, अतीत हो गया हमारा। और उसकी स्मृति मतलब उसकी यादें, अतीत की यादें। दोस्तों मैंने आपको बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, वो एक इतिहासकार है। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है, तो उनकी रुचि इतिहास के प्रति और भी ज्यादा और गहरी हो जाती है। अतीत की स्मृति दोस्तों जब निबंध शुरू होता है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी उसी में बताते हैं कि किस तरीके से लोग चाहे कितना भी कह ले कि अतीत में जाना, गड़े मुर्दों को उखाड़ना एक टाइम वेस्ट है, फालतू का है, पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ये चाहे कितना भी लाख प्रयत्न कर ले उसे बेकार बोले, पर अतीत की स्मृतियों में जाना यानी अपने पास्ट की यादों में जाना और उसे याद करना, उसका एक अलग ही मजा है। आप दोस्तों खुद ही याद करके देखिए, जब आप अपनी किसी अतीत की स्मृतियों में जाते हैं तो आपको वो चीजें याद करके कितनी खुशी मिलती है। चाहे आप अपने अतीत अगर पास्ट में जाते हैं, कुछ चीजें याद करते हैं तो कुछ घटनाएं होती हैं वो अच्छी होती है, उसे याद करके आपको फिर से आनंद की अनुभूति होने लगती है। और कुछ घटनाएं होती हैं बुरी होती है, आपको मतलब उस टाइम पर वो जो घटना घटी थी उसने काफी दुखी किया था एक टाइम पे, पर लेकिन जब आप आज के समय में उसको याद करते हैं तो वो एक तरीके से अच्छा लगने लगता है, एक तरीके से कि उस टाइम पर वो बुरी यादें भी अच्छी लगने लगती है हमें और कुछ उससे सीखने को भी मिलता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये प्रश्न भी उठाते हैं कि हम अतीत में जाते क्यों हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं दोस्तों, मेरे लिए अतीत की स्मृतियों में जाना अच्छे और बुरे पल को याद करने से परे की चीज है। वो दोस्तों अतीत को याद करके खुश होते हैं, उसमें वो ये नहीं देखते कि क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, उन्हें बस उसमें अतीत की स्मृतियों में खोने में ज्यादा आनंद आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी दोस्तों इतिहास की ऐसे दस्तावेज ढूंढ रहे थे अपने टाइम पर जिसे पढ़ करके उन्हें आनंद की अनुभूति हो, उनका हृदय जो है आनंदित हो जाए, ऐसा इतिहास वो ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने लेखकों की खोज करी कि कौन ऐसा लेखक है जो इतिहास के बारे में ऐसी इतिहास जो है इस तरीके से लिख सके। तो उनको सबसे पहले जो मिले वो जयशंकर प्रसाद जी मिले। उनके कुछ निबंध, उनके कुछ लेख पढ़ करके उन्हें ऐसा लगा कि हाँ, जिस तरह के इतिहास की उन्हें तलाश थी वो यहाँ पर पूरी हो रही थी। परंतु दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी इस पर ज्यादा काम नहीं कर पाए, उससे पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया था। तो उसके बाद दोस्तों उन्हें मिले राजकुमार, महाराज कुमार श्री रघुवीर सिंह, जिन्हें वे प्यार से भावुक लेखक भी कहते हैं। तो इनकी उन्हें 2 कृतियां मिली, एक तो उनकी कृति थी ताजमहल और दूसरी है शेष स्मृतियां। शेष स्मृतियां जो उनका लेख है उसी से ये जो 5 निबंध है वो लिए गए हैं, जिसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पूरे निबंध में चर्चा करते हैं। तो 50% ऑफ निबंध जो अतीत की स्मृतियों में लगा हुआ है वह महाराज कुमार द्वारा लिखा गया शेष स्मृति के 5 निबंध पर ही चर्चा करते हैं।
तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत ज्यादा खुश हुए कि मेरे को अब एक ऐसा साहित्य मिल जाएगा जिसे पढ़ करके मैं वाकई खुश हो सकता हूँ। तो इन्होंने जिस तरीके से इतिहास लिखा महाराज कुमार जी ने, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को बहुत पसंद आया और इसी पर इन्होंने निबंध लिख दिया उनके ऊपर, जो निबंध हम पढ़ रहे हैं, अतीत की स्मृतियां। तो भावुक लेखक दोस्तों एक शब्द आया यहाँ पर जो इन्होंने इनके लिए यूज किया है। भावुक लेखक दोस्तों एक ऐसा लेखक होता है जो मानव का जीवन देखता है, उसके सुख, उसके दुख आदि को ज्यादा महत्व देता है, उसी के बारे में लिखता है, एक तरीके से उसकी मानसिक दशा के बारे में लिखता है, एक तरीके से मानव को केंद्र में रखता है। भावुक लेखक दोस्तों भौतिक वस्तुओं पर कम लिखते हैं, यानी जो वस्तुएं हम देख सकते हैं जैसे मानव से संबंधित ना हो उसकी चीजें, उसका घर, उसका पहनावा, उसके खान पान, उसके महल, जैसे महल हो गया, महल के अंदर पड़ी चीजें, और भी बहुत सारी अनेक चीजें जो भौतिक वस्तुएं हैं, सजावट टाइप की वस्तुएं, ऐसी चीजों पर वो कम ध्यान देते हैं। उनका ज्यादातर ध्यान रहता है मानव के ऊपर, मानव क्या फील करता है उसके ऊपर, उसके सुख, उसके दुख इत्यादि का वर्णन करने वाले लेखक को भावुक लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। और हमारे महाराज कुमार, जिनका पूरा नाम श्री रघुवीर सिंह है, उन्होंने वे इसी तरीके का लेखन लिखते हैं, वे इसी तरीके के लेख लिखते हैं, इसलिए उन्होंने इन्हें भावुक लेखक कहा है। अब बात कर लेते हैं इन 5 निबंधों के ऊपर। ये जो 5 निबंध हमारे अतीत की स्मृति में जो कि महाराज कुमार जी ने लिखा है, पहला तो है ताजमहल, दूसरा आगरे का किला, लाहौर की 3 यानी जहांगीर, नूर और अनारकली, कब्रे और दिल्ली का किला, और 5वें फतेहपुर सीकरी। आप दोस्तों एक बात नोटिस करेंगे, 5 चीजें जो है मुगल काल से संबंधित है। जी हाँ, तो ये 5 के 5 जो है मुगल काल के ऐश्वर्य प्रताप, मतलब कि ये जो 5 के 5 मुगल काल को एक तरीके से दिखाते हैं, उनका ऐश्वर्य दिखाते हैं, उनका प्रताप दिखाते हैं, उनकी क्या कीर्ति थी उस टाइम पर, वो कितने शक्तिशाली रहे होंगे उसे दिखाते हैं। पर दूसरी ही ओर महाराज राजकुमार, जो बाकी जो राइटर्स होते हैं दोस्तों, इतिहासकार, वे केवल इनकी सुख, समृद्धि, प्रताप इत्यादि के बारे में ही बताते हैं, मतलब सुखी पूर्ण। पर लेकिन हमारे महाराज कुमार जो कि भावुक लेखक है, वे इसके पीछे जो ये जो प्रतीक है 5 के 5 मुगल साम्राज्य के, ये किस तरीके से उनके निराशे का, उनके पतन का भी प्रतीक है, उनके दुखों का प्रतीक भी है। ये जो 5 चीजें हैं, ये अपने साथ सुख और दुख दोनों ही प्रकार की यादें लिए हुए हैं, चाहे वो ताजमहल हो, फतेहपुर सीकरी हो, इन 5 ही में वो सुख और दुख का दोनों का वर्णन करते हैं। तो महाराज कुमार का जो ज्यादातर फोकस रहता है वो दुखपूर्ण क्षणों को दिखाने में रहता है। परंतु दोस्तों निबंध में ये चीज आती है कि दुख का महत्व तभी है जब सुख का महत्व हो, यानी सुख का महत्व, दुख, ये दोनों एक दूसरे पर क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो दुख दिखाने के लिए उन्हें सुख भी दिखाना पड़ता है। तो निबंध के अंदर दोस्तों ये इनके सुख के बारे में तो बताते ही हैं, पर लेकिन केवल इसलिए ताकि उनका जो दुख है वो अच्छे से उभर करके आपके सामने आ सके। पर लेकिन हम जो निबंध पढ़ेंगे अतीत की स्मृतियां, उसके अंदर ज्यादातर जो वर्णन किया गया है वह दुख का ही आपको मिलेगा। इसका उन्होंने जिक्र किया है, पर लेकिन अपने इन लेखों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस सुख की ज्यादा क्षण नहीं लिए हैं, उन्होंने इसे ही उठाया है। निबंध में दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इन निबंधों पर बात करने से पहले एक चीज क्लियर करते हैं कि मनुष्य जो है दुखी क्यों होता है। वे बताते हैं कि जिस मनुष्य के पास सब कुछ है, मतलब उसकी जरूरत की जितनी भी चीजें हैं, या जिसका जीवन राजाओं की तरह बीता है, एक तरीके से सभी तरह की सुख सुविधाएं उसके पास है, उसका तनिक भी अभाव उसके जीवन में यदि आ जाए तो उसके लिए वही दुख भरी स्थिति हो जाती है। बेशक उसकी जिंदगी जो है काफी अच्छी बीत रही हो, जो एक लाइफ जीने के लिए अच्छी खासी होती है, उसके पास वो सब है, पर फिर भी वो कंपेयर करेगा कि मेरे पास पहले इतना सारा था, अब इतना नहीं है। तो इससे क्या है, लोगों का जीवन जो है दुखपूर्ण हो जाता है, चाहे वो एक व्यक्ति का हो, एक वंश का हो, या फिर किसी एक पीढ़ी का। तो जो दुखी होने का जो मेन रीजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इस निबंध के अंदर बताते हैं, वो यही कंपैरिजन को बताते हैं कि पहले मेरे पास इतना था या फिर उसके पास उतना है, मेरे पास इतना कम है। तो यही वो वजह है जिससे मनुष्य दुखी होता है, और फिर इस दुखी होने की वजह से वह सुख की ओर भागता है और सोचता है कि मैं किस तरीके से सुख पाऊं। और इसी सुख को पाने के लिए दोस्तों वह इतना संघर्ष और इतना कष्ट उठाता है, जो शायद अगर वो इस सुख के पीछे ना भागता तो उसे इतना दुख और इतना कष्ट शायद नहीं उठाना पड़ता। तो आचार्य शुक्ल जी यही कहते हैं
सुख और दुख के बारे में आप जब निबंध पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से आपके सामने आएगा। महाराज कुमार अपने लेख में आगे लिखते हैं, ये ताजमहल और बाकी जो जितनी भी चीजें मैंने आपको लिखाई है, इनसे संबंधित जो राजा थे, यानी कि अकबर, शाहजहां और भी बहादुर शाह जफर या फिर मुगल काल के जितने भी राजा थे जिनका संबंध इन किलों से था, उनके जीवन को देख करके किसी को भी लग सकता है कि उनका जीवन जो था कितना ज्यादा सुखपूर्ण था। परंतु महाराज कुमार उनके जीवन के दुखपूर्ण क्षणों को सामने रखते हैं, ऐसे क्षण जो कि इतिहासकार छोड़ देते हैं, यानी कि केवल सुख के बारे में वर्णन कर देते हैं, उनका दुखपूर्ण जीवन उनका वर्णन वो नहीं करते। तो महाराज कुमार इसी को अपने निबंधों में बताते हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को काफी पसंद आया। तो बताते हैं कि बाहर से देखने पर तो अकबर का साम्राज्य हमें कितना बढ़िया, कितना अच्छा लगता है, परंतु अकबर के जीवन में भी खुद बहुत दुख था, उसको वो बताते हैं। इसमें एक जिक्र आता है शाहजहां का। जैसे जब दोस्तों शाहजहां की बेगम मुमताज का जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो शाहजहां कैसे उनकी याद में बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, और उनका दुख इतना ज्यादा होता है कि उस दुख को दूर करने के लिए उन्होंने पूरी एक दिल्ली बसाई, नई दिल्ली। उन्होंने दिल्ली को फिर से रंग भरा, हरा भरा किया अपने उस दुख को मिटाने के लिए। तो शाहजहां ने अपने उस दुख से अपने आप को उभारने के लिए दिल्ली को बसाया। इसी तरीके से वो अकबर के बारे में जिक्र करते हैं कि अकबर किस तरीके से अपने जीवन में, उसके जीवन में भी कुछ चीजें, उसकी आकांक्षाएं थी जो वो पाना चाहता था, जो उसे नहीं मिल पाई, तो उसके भी प्रति उसका दुख था, जो कि फतेहपुर सीकरी का जब जिक्र आपको निबंध में आएगा तो एक्सप्लेन करेंगे इनका दुख की कैसा था। सेम चीजें वो निबंध के अंदर एग्जाम्पल भी देते हैं इनका, जो इन्होंने उनके बारे में जो दशा लिखी उसका वर्णन देखना दोस्तों, कितना बढ़िया वर्णन उन्होंने उसकी चीजों में किया है। कुछ एक आधा मैं आपको अभी पढ़ के भी सुनाऊंगा, पहले मैं आपको आगे बता देता हूँ। बात दोस्तों चलो शाहजहां की चल रही है, तो उन्हीं का जो पहला इधर ताजमहल से उनकी बात कर लेते हैं। इसके महाराज कुमार दोस्तों, ताजमहल जब बनता है, पहले दिन जब शाहजहां उस ताजमहल को देखने के लिए गए होंगे, उस दिन का वो वर्णन करते हैं कि उस दिन कैसा रहा होगा। शाहजहां ने जिस ताजमहल को बनवाने के लिए इतना परिश्रम किया, जब पहली बार उसने उसे देखा, उसे देखने के लिए जा रहा होगा, बनके तैयार हो गया होगा, तो उसकी जो फीलिंग, उसकी जो भावनाएं वो किस तरह की होंगी। वो लोग और वो जनता जो वहां पर उनके आसपास रहती थी, उनके मन में क्या चल रहा होगा। तो इस चीज को दोस्तों महाराज कुमार अपने लेख में दिखाते हैं, जो कि और कोई सामान्य लेखक नहीं दिखाता, या कोई और लेखक जो है सामान्यतः इन चीजों पर बात नहीं करते। तो इनकी खासियत ही यही है कि जो चीजें इतिहासकारों ने छोड़ दी है, अपने इतिहास में नहीं दिखाया, उन्हें इन्होंने अपने इतिहास में दिखाया। अगर दोस्तों मूल रूप से इस निबंध के अंदर क्या है अगर आपको बताऊं, तो मूल रूप से इस निबंध के अंदर दोस्तों यही है कि मुगल काल के जो शासक थे, जिसमें आप बहादुर शाह को ले लीजिए, और शाह आलम, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, तो इन्हीं सबका जो जितने भी शासक थे, उनके जीवन में जो उनका जो दुख था, उनकी जो मनोस्थिति थी, उन्हीं चीजों का वर्णन दोस्तों महाराज कुमार इन लेख में करते हैं अपने। आप जब निबंध पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि किस तरीके से उनकी जो मानसिक दशा थी वो उस टाइम पर कैसी थी। आपको दोस्तों इस निबंध के अंदर इनके शौर्य गाथा नहीं मिलेगी, उनकी वीरता का जिक्र नहीं मिलेगा, उनकी मानसिक स्थितियों का जिक्र मिलेगा। मेन रूप से दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि इस निबंध, इनके जो लेख है उसमें क्या है। तो 50% ऑफ निबंध यही है, 10% जो मैंने आपको इनके बारे में बताया इंट्रोडक्शन में था, और 20% सुख और दुख के बारे में वो जिक्र करके इन्हीं से कनेक्ट करते हैं। और बाकी जो इनके लेखों का उदाहरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बीच बीच में कोट करते हैं, वो मैंने आपको नीचे एक PDF का लिंक मिलेगा, उसके अंदर मैंने आपको वो जो महत्वपूर्ण कोट्स थे वो दे दिए हैं। बाकी आप कुछ कोट्स जब पढ़ेंगे तो उसमें से भी मिल जाएगा। एक आखिरी जो प्रश्न बनता है, सवाल जो बन सकता है, वो है कि महाराज कुमार जो है किस प्रकार लिखते थे, इनकी क्या विशेषता थी। तो पहली बात तो ये है कि महाराज कुमार जी इतिहास के उन क्षणों के बारे में लिखते हैं जो ज्यादातर इतिहासकारों ने छोड़ दिए हैं। और दूसरा, महाराज कुमार एक भावुक लेखक है, और भावुक लेखक की ये विशेषता होती है कि वे मानसिक दशाओं का वर्णन करते हैं, कि मनुष्य का जो मानसिक दशा है उसके अंदर सुख भी आ जाता है, दुख भी आ जाता है, और भी कई चीजें आ जाती हैं जो कि इससे परे की है। पर इन्हीं चीजों का वो वर्णन करते हैं कि मानव को केंद्र में रखता है। ये मान के चलिए आप
कि एक भावुक लेखक मानव को केंद्र में रखता है। तो महाराज कुमार जो है वे एक भावुक लेखक थे, उनके केंद्र में मानव और उसकी मानसिक दशा ही रहती थी। इनकी जो लेखन शैली है उसमें लक्षणा शब्द शक्ति का ज्यादा प्रयोग मिलता है। आपको पता है दोस्तों, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, उसमें से एक है लक्षणा, जिसमें होता है कि लक्षण बताना, जैसे कि वो शेर के जैसा शक्तिशाली है, तो शेर का लक्षण शक्तिशाली हमने लिया और उसको किसी और से कंपेयर कर दिया। तो इस प्रकार की जो शब्द शक्ति है वे महाराज कुमार की है। और बाकी आप पीडीएफ में नीचे मैंने जो दिया है उसके अंदर आपको अच्छे से मिल जाएगा इनकी लेखन शैली के बारे में। तो जो मेन था अतीत की स्मृतियां, वो यही था। अगर मैं इसे समराइज कर दूं तो समराइज कुछ इस प्रकार से होगा। अतीत की स्मृतियां निबंध लेख में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सबसे पहले अतीत की स्मृतियों का महत्व बताते हैं कि अतीत में जाना एक अपने आप में ही एक अद्भुत क्षण है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी खुद अतीत की स्मृतियों में जाना चाहते थे। इसके लिए वे एक अच्छा सा लेखक ढूंढ रहे थे जिनकी किताबें वो पढ़ करके अपने इतिहास को और अच्छे से जान सके और खुश कर सके अपने आप को। तो उन्हें पहले जयशंकर प्रसाद जी मिले, उसके बाद महाराज कुमार मिले। महाराज कुमार जी के लेखकों को पढ़कर उन्हें काफी संतोष हुआ, तो इसलिए उन्होंने उनके ऊपर ये निबंध लिखा, जिसके उनके 5 निबंधों का जिक्र वो करते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को महाराज कुमार क्यों पसंद आए? क्योंकि वे एक भावुक लेखक थे, मानव की मानसिक दशाओं का वर्णन उसमें मिलता है और इतिहास के स्पेशली उन प्रसंगों का जिक्र मिलता है जो कि बाकी इतिहासकारों ने छोड़ दिया। बाकी इतिहासकार क्या करते हैं? उनके शौर्य का, उनकी वीरता का, उनके भौतिक वातावरण जो था, ऐश्वर्य था, उनके पास ये चीजें थी, उनके पास ये चीज थी, इन चीजों का वर्णन करते हैं। परंतु ये तो सभी करते हैं, नॉर्मल बात है, परंतु महाराज कुमार ने उससे हट करके उनके दुखों को वर्णन किया है। उनका वो जीवन हम लोगों के सामने रखा है जो कि और बाकी इतिहास में हमें नहीं मिलता देखने को। तो इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को इनका लेख पसंद आता है और उन्हें ये लिखा भी है। तो बीच में दोस्तों वो सुख और दुख के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वर्णन करते हैं। आपको ये पढ़ के काफी आनंद भी आएगा। और अंत में दोस्तों वो बताते हैं कि महाराज कुमार की विशेषता बताते हैं कि किस प्रकार का लिखते हैं। तो ये पूरा निबंध जो है दोस्तों इस तरीके से समाप्त हो जाता है। तो आशा करता हूं आपको जो ये निबंध है कुछ इसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल गया होगा। पर अब आप जाइए और नीचे जो मैंने नोट्स दिए हैं उसको पढ़ने से पहले आप पहले एक बार किताब में जाइए, वहां पर इसे पढ़िएगा, इस टेक्स्ट को एक बार गुजर जाइए, उससे आपको देखना बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद जो मैंने पीडीएफ आपको नीचे दी है उसमें से आप कुछ महत्वपूर्ण कोट्स आपको मिल जाएंगे। तो यही था आज की इस वीडियो में। आशा करता हूं कि जो मेरी कोशिश थी वो सफल रही होगी। इस निबंध को समझाना इतना आसान मेरे लिए था नहीं, पर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको जितना मेरे से हो सके मैंने कर दिया। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको हिंदी से रिलेटेड इस चैनल पर बहुत कुछ मिलने वाला है। निबंध के दोस्तों कुछ टॉपिक सब बाकी रह गए हैं, उसके बाद आलोचना में शुरू करने जा रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आलोचना की वीडियोस जल्दी यूट्यूब पर अपलोड होने लगेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।